चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले टॉपिक लाइफ प्रोसेस से, यानी कि जैव प्रक्रम। क्या होता है जैव प्रक्रम? जैव प्रक्रम, जैव मतलब सजीव और प्रक्रम यानी उसको सजीव को जीने के लिए जो प्रोसेस करने पड़ते हैं वो सारे के सारे जैव प्रक्रम के अंदर है। ठीक है, वैसे तो लगभग क्या है 12 सिस्टम्स हैं, पर अपने सिलेबस में जो सिस्टम है मेन, एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन, चौथा आपके एक्सक्रीशन। चौथा आपके एक्सक्रीशन। हेलो, हाँ वो कह रहा हूँ फोन स्विच ऑफ है, वो वाला बात करनी हो तो इसमें कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या होता है बताओ न्यूट्रिशन? पोषण। और पोषण से पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषक तत्व? बताइए क्या होते हैं पोषक तत्व? कि भाई हमारे भोजन के अंदर वो सारे आवश्यक पदार्थ जिससे हमारा शरीर संतुलित आहार ग्रहण कर सके। ठीक है, जो हमारे बॉडी की रिपेयरिंग के लिए या बॉडी के नरिशमेंट के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, वो सारे के सारे क्या कहलाए? न्यूट्रिएंट कहलाए। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो का मतलब लघु समझ सकते हो और इनको दीर्घ। लघु का मतलब, माइक्रो का मतलब है वह पोषक तत्व जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, जिनकी हमें कम मात्रा में रिक्वायरमेंट है बॉडी में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट या लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाते हैं आपके विटामिन, ठीक है, और मिनरल्स एटसेट्रा। विटामिन मिनरल्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। दूसरे आपके पोषक तत्व आ जाएंगे दीर्घ, जो हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए और प्रोटीन, विटामिन नहीं, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। प्रोटीन हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? हमारा जितना वेट है, हमारा जितना वजन है, उतने ही ग्राम, यानी जितने किलोग्राम हमारा वजन है उतने ही ग्राम हमारे को डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन मान लो 50 kg है तो उसको डेली के 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही करना चाहिए। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट के बारे में। अब हमारे भोजन में जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में जो चाहिए होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशन को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हिट्रोट्रॉप और एक ऑटोट्रॉप। स्वपोषी और विषमपोषी।
ठीक है। स्वयंपोषी वह सारे वो सारे जीव जो अपना भोजन क्या बनाए, स्वयं बनाए। और वो ऑटोट्रॉप वो अपने भोजन के लिए किस पर, या तो ऑटोट्रॉप्स पर या किसी दूसरे पर डिपेंड रहे। वो सारे के सारे क्या, विषमपोषी। विषमपोषी में आपके कौन आगे, कार्निवोरस आगे, यानी कि जो मांसाहारी जीव है। दूसरे कौन आगे, हर्बीवोरस, जो शाकाहार करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है। ओमनिवोरस, जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाते हैं, जैसे मनुष्य। वो सारे के सारे इसके अंदर आगे आपके विषमपोषी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्वयंपोषी की। स्वयंपोषी के लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है वो कौन है अपने पास, किस में बनती है, पेड़ पौधों में। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए मुख्यतः कितनी रिक्वायरमेंट्स है स्वयंपोषी बनने के लिए, या स्वयं अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, और जल, और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्वेश्चन आता है स्वयंपोषी में से भोजन के लिए सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा इसमें जो आवश्यकता है वो क्लोरोफिल है। जो भोजन बनाने के लिए हमारे लिए मदद कर रहा है वो कौन है, क्लोरोफिल। ठीक है, एक मान लो ये कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर यहाँ पे मान लो लीव्स है, पत्तियाँ हैं। भाई मैक्सिमम मात्रा में क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में ही होता है। यहाँ से क्या आती है, सनलाइट। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा ये क्या ग्रहण कर लेता है, CO2, और यहाँ से आ रहा है इसके पास जल। ये तीन चीज़ें इसके पास है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है क्लोरोफिल सनलाइट या सूर्य के प्रकाश को, यानी कि इस ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में। किस में चेंज कर देता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये रासायनिक ऊर्जा दूसरे प्रोसेस में क्या करती है, H2O का अपघटन कर देती है H2 + O2 में। H2 + O2 में को किसने किया, ये रासायनिक ऊर्जा ने। क्लियर। अब ये जो H2 + O2 का अपघटन हुआ है, इसमें क्या होता है, CO2 जो होता है वो क्या ग्रहण कर लेता है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर इसका हो जाता है अपचयन। ये अपचयन ही कहलाता है। हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, या फिर क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्या बोल सकते हो इसको, रिडक्शन। ये रिडक्शन होकर क्या बना देता है, ग्लूकोज C6H12O6। क्लियर। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इसको पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में कितने प्रक्रम है, 3। ठीक है, अब तीनों में से एक एक नंबर के क्वेश्चन कहां से उठते हैं। फोटोसिंथेसिस या पेड़ों में क्लोरोफिल का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को किसमें चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा जो चेंज हुई है वो क्या काम करेगा, वो करेगा जो जल से, जल का क्या करेगा, अपघटन। जल को किसमें तोड़ देगा, H2 + ऑक्सीजन में। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, जो यहां से H2 बना है वो H2 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेगा, जिससे ये किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 के अंदर। क्लियर है, 3 प्रोसेस। और क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है।
जल से प्राप्त होती है, क्लोरोफिल से प्राप्त होती है, या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त हुई है? देखो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त हुई है हमें? जल से। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन, 1 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो ऑक्सीजन हमें किस पदार्थ से प्राप्त होती है? तो वो ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। क्लियर? क्लोरोफिल का क्या कार्य है? क्लोरोफिल का कार्य है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, या सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या कार्य है? हाइड्रोजन का कार्य है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ग्रहण की है उसको किस में चेंज कर देना? ग्लूकोज में चेंज कर देना। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस क्लियर? इसमें से आने वाले क्वेश्चन क्लियर? अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी डिटेल लिखनी है, तीनों प्रोसेस लिखने हैं, तीनों स्टेप लिखने हैं। अच्छा, ओवरऑल फिर लेकर अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखें, अभिक्रिया लिखें, तो बताओ क्या लिखेंगे? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, C6O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है, देख लो यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे 12 और 12 कितने हो गए? 24। यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 12 24 ऑक्सीजन, तो 6 तो ये रहे, 12 और 6 ये रहे, 6 ये रहे, हो गए पूरे। अच्छा, फिर कई बार रिक्त स्थान में ये अभिक्रिया लिखकर यहाँ डैश 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 लगा देते हैं कि यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आपके सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और यहाँ आएगा क्लोरोफिल। क्लियर? ये आपको पूरा लिखना है। इसके अंदर भी अगर लिखना चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होगी, ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगी, ये गैस स्टेट में होगी, और ये लिक्विड स्टेट। क्लियर? फोटोसिंथेसिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन बन के आता है अगला, इसी में से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आपको लिखना है, मुझे रोक लेना या फिर लिखते रहना साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम इससे निकल कर आता है। एक आपके डायग्राम नोट आउट करते रहना सारे जो आपको ध्यान में रहे। एक तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र, डायग्राम। पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ठीक है। सेकंड जो डायग्राम इसमें निकल के आता है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। खुला व बंद रंध्र। क्लियर? खुला व बंद रंध्र। अब इसमें समझ लो, खुला व बंद रंध्र के अंदर दो डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। एक आपके ओपन स्टोमेटा यानी खुले रंध्र का, एक क्लोज स्टोमेटा यानी बंद रंध्र का। क्लियर? ये पाए जाते हैं स्टोमेटा मैक्सिमम कहां पर? पत्तियों पर, लीव्स पर। क्यों पाए जाते हैं? जो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी बनी थी हमारे पास, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जल बना था, वो उनको क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपके इस हिसाब से है। ये जो स्टोमेटा के बाहर, ये तो स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा के बाहर जो चीज, दो चीजें पाई जा रही है, दो सेल्स पाई जा रही है। इन सेल को कहा जाता है गार्ड सेल्स, यानी कि रक्षी कोशिकाएं। क्या कहा जाते हैं? रक्षी कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। ठीक है।
ये तो हो गया आपके ओपन यानी खुला रंध्र। वेरएज अगर आपको क्लोज बनाना है, क्लोज के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर जब अपने को वाष्पोत्सर्जन करना होता है या फिर बाहर से कुछ लेना है या बाहर को कुछ अपने को निष्कासन करना है, तो गार्ड सेल क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, जल का अवशोषण कर कर कोशिकाएं फूल जाती है। कोशिका, और कोशिका अगर फूल जाती है तो कोशिका खुल जाती है और रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके सेल्स के जो गार्ड सेल्स है, रक्षी कोशिकाएं हैं, इनमें से जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिकाएं जो होती है वो पिचक जाती है और रंध्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये इस डायग्राम में उधर नहीं लिखना है, फिर भी आपको समझाने के लिए याद रहे आपको कि इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है जब वाष्पोत्सर्जन करना होता है, यानी कि पेड़ को या पौधों को अतिरिक्त जल अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो जल का अवशोषण करती है और जल का अवशोषण करके क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। समझ गए। फूलने के पश्चात रंध्र खुल जाता है और जो अपने को वाष्पोत्सर्जन करना है या जल का अवशोषण करना है वो चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। जबकि अगर हमें रंध्र को बंद करना है तो रक्षी कोशिकाओं में उपस्थित जो जल है वो वापस बाहर निकल जाता है, उसका फ्लो आउट हो जाता है, जिससे क्या होती है, रक्षी कोशिकाएं पिचक जाती है और रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। गर्मियों के दिनों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए रंध्र को बंद कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सारे डायग्राम, क्लियर। ये तो हो गया आपके प्लांट्स के अंदर। अब आपके जो न्यूट्रिशन है वो किसके अंदर, प्राणियों में। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव के अंदर। पहले तो है कौन से, यूनिसेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय। सिलेबस में एक ही है, कौन सा है, अमीबा। क्या है, अमीबा। तो इसमें से दो सवाल आते हैं। एक तो आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं, अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है क्या, अमीबा किस प्रक्रम के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। तो बताओ कोई अगर है किसी को ध्यान में, तो किस प्रक्रम के द्वारा अमीबा जो होता है वो भोजन को ग्रहण करता है? द्वि, अरे जनन नहीं पढ़ रहे हैं हम, पोषण पढ़ रहे हैं। किस प्रक्रम के द्वारा पोषण को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा क्या, एंडोसाइटोसिस। क्या नाम होगा, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा यह भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे ये कोई अमीबा है, यहां कोई भोजन है, तो ये क्या करता है अमीबा, इस भोजन के चारों ओर अपनी सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाता है। क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, कोशिका झिल्ली को चारों ओर से बढ़ाता है। जो प्रवर्ध बाहर आ रहे हैं इनको कहा जाता है कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूटपाद। देखो अगर सवाल पूछा जाए अमीबा किस प्रक्रम के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, तो उसका आंसर होगा एंडोसाइटोसिस। अगर पूछा जाए किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा। जो उंगली नुमा प्रवर्ध या उंगलियों के जैसे प्रवर्ध निकालता है उसको क्या कहते हैं, कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया कहा जाता है। फिर ये धीरे धीरे स्यूडोपोडिया इस भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से क्या बन जाती है, अब क्या बन गई, ये
इसको कहा जाता है खाद्य रिक्तिका, क्या कहा जाता है, या फूड वैक्यूल, क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका। अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर ये जो भोजन ग्रहण किया गया है इसका डाइजेशन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो चीज इसके लिए आवश्यक है वो लेगा, बाकी चीज को इस फूड वैक्यूल के अंदर ही पड़े रहने देगा। धीरे धीरे जैसे इसका पूरा कार्य हो जाएगा, ये फूड वैक्यूल क्या करेगी, वापस सेल के पास जाएगी कहीं ना कहीं, और सेल भित्ति से जाकर चिपक जाएगी। ठीक है, ये तो इसका न्यूक्लियस है, यहां पे जाके चिपक गई। समय के साथ क्या होगा, ये आगे से सेल वॉल हट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हट जाएगी, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या होगा, इसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसको हिंदी में कुछ कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा शब्द, पर इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। आपके बुक में नाम लिखा हुआ भी है ये। ठीक है, तो इसको प्रक्रम को बना लीजिए। यहां को इसको कहते हैं फूड क्लियर, बनाना है डायग्राम, बना लीजिए। अगर कोई नाम नहीं पता है, कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। पैरामीशियम में भी यही प्रोसेस है, पर पैरामीशियम इसका तो कोई एक जगह फिक्स नहीं है, कहीं से भी ये भोजन को ग्रहण कर सकता है। पैरामीशियम में एक फिक्स स्थान पाया जाता है भोजन। पैरामीशियम का दूसरा नाम क्या है, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखिए आपने, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको चप्पल गर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चप्पल गर्मी। इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होती है इसकी कैसी होती है, चप्पल जैसी होती है, इसको चप्पल गर्मी या शायद स्लीपर वॉर्म ऐसा कुछ नाम है इसका, चप्पल गर्मी भी कहा जाता है। पैरामीशियम का डायग्राम है ऐसा। ठीक है, इसमें ये एक फिक्स स्थान है, यहां से ही ये भोजन को ग्रहण करता है, जबकि अमीबा में कोई फिक्स स्थान नहीं होता। अपने सेल मेम्ब्रेन से कहीं से भी प्रवर्ध निकालेगा, उसको अंदर की तरफ क्या कर लेगा, ले लेगा भोजन। क्लियर, बढ़े आगे। अब अपना जो अगला है, मानव में पोषण, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब इसमें क्या है, देखो वैसे तो इसका पूरा एक बड़ा सवाल नहीं आता है पेपर में कि डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए मानव में पाचन तंत्र का सचित्र व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, इस प्रकार का सवाल अब आपसे नहीं पूछा जाता है। इसके एक छोटे से किसी पार्ट का, उसमें से आपको पूछ सकता है कि इसका क्या फंक्शन है, इसकी कैसी शेप है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पूछ लिया, अमाशय का पूछ लिया, मुख का पूछ लिया। तो सबसे पहले तो आपको भोजन का एक क्रम पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो मुख्यतः टर्म्स यूज करते हैं वो टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन टर्म्स का अपने को यूज करता है। ठीक है, सबसे पहले जो अपने को अंग काम आने वाले हैं इस पाचन तंत्र के दौरान में, उनका आपको ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से यूज आएंगे, सबसे पहले अपने यूज आएगा माउथ, सेकंड यूज आएगा आपके ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम, और सेवंथ एनस। माउथ के अंदर यानी मुख,
दो मुख्य चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, एक तो आपको टीथ और दूसरे आपके जीभ, टंग। इसोफेगस को इसोफेगस ही कहा जाता है या फिर ग्रासनाल कहा जाता है क्या? स्टमक को अमाशय, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत भी कह सकते हो, वृदांत्र, मलाशय और गुदाद्वार। ठीक है, ये तो अपने को अंग चाहिए होंगे। और हमें जो ग्रंथियां चाहिए होगी मुख्यतः, वो ग्रंथि या ग्लैंड्स जो हमें चाहिए होगी, कौन कौन सी होगी? एक तो आपके चाहिए होगी कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लार ग्रंथि। सेकंड चाहिए होगा आपको लीवर यानी कि यकृत। तीसरा चाहिए होगा आपको पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय। पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय चाहिए होगा। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। दूसरा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटरनल बॉडी। आंतरिक शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? यकृत या फिर लीवर है। ठीक है। बाह्य कौन सा है शरीर का सबसे बड़ा अंग? फिर शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए, ये तो इंटरनल हो गया, पूरे शरीर में भी पूछा जाए सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा अंग जो होगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, क्या हो जाएगा? स्किन, त्वचा। क्लियर? त्वचा सबसे बड़ा अंग है, पूरे शरीर को कवर करके रखा हो त्वचा ने। तो लार्जेस्ट, पूरे शरीर का अगर लार्जेस्ट अंग पूछे तो त्वचा, शरीर का इंटरनल अंग पूछे तो यकृत। चलो अब आते हैं अपने यहां से। सबसे पहले भोजन के साथ क्या कार्य होता है? सबसे पहले भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। जैसे ही मुख के अंदर लेते हैं तो दांत का कार्य है उसको क्या करना? पीस के उसको छोटे टुकड़ों में बदल लेना। हमारे अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो टीथ कितने प्रकार के हैं भाई? 4 प्रकार के। नाम बताएंगे? ठीक है। इंसाइजर, क्या कहते हैं पहले इन दांतों को? रदनक। क्या कहा जाता है? इंसाइजर या फिर रदनक। कैनाइन, कृंतक, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। क्या कहते हैं? अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। अच्छा, इंसाइजर का कार्य क्या होता है? रदनक का क्या कार्य है? अलग अलग दांत क्यों दिए? सारे एक जैसे दे देते अंदर, क्या दिक्कत थी? तो सर अलग अलग दिए, इसका मतलब अलग अलग काम है। क्या काम है रदनक का? काटने का कार्य, कटिंग का कार्य। ठीक है। क्या कार्य है? कटिंग का कार्य है। सेव कभी भी आप खाओगे तो आगे वाले दांतों से काटते हैं, ना कि अपन साइड में लेके काटते। काटते कि साइड में लेके नहीं काटते। कैनाइन कृंतक का कार्य चीरने फाड़ने का कार्य है। किसी चीज को छीलना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? गन्ना छीलना हो, गन्ना कभी आगे वाले दांतों से छीलते हैं? नहीं, साइड वाले इस दांत से छीलते हैं। ठीक है। और ये जो कृंतक दांत होते हैं वो जो आपके कार्निवोरस या मांसाहारी जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। आप शेर के, टाइगर के दांत देखो तो ये वाले दांत बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर खाना ही क्या है? चीर फाड़ कर खाना है। अपने अंदर भी है पर अपने अंदर इतने विकसित नहीं है। ठीक है। प्री मोलर और मोलर, इन दोनों का कार्य क्या है? पीसने का। क्या कार्य है? पीसने का। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर दो।
पीसने का कार्य करता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे मुख में दूसरी जो चीज़ है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। सलाइवा क्या करती है? भोजन को सॉफ्ट बना देती है, ठीक है, लसलसा बना देती है, भोजन को सॉफ्ट या लसलसा बना देती है। भोजन को सॉफ्ट और लसलसा क्यों बनाया जाता है भाई? सीधे गिट लो, निगलने में आसानी हो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, निगलने में हमें आसानी होनी चाहिए, इसलिए उसको लसलसा या सॉफ्ट बना दिया। दूसरा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारी जो मान लो अंदर ग्रास नाल है या फिर स्टमक है, अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वो क्या है? सॉफ्ट। कोई भी तीखी चीज़ जाकर उसको नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ स्क्रैच ना पड़ जाए, वहाँ ब्लीडिंग होनी ना शुरू हो जाए, इस वजह से इसको एकदम सॉफ्ट से बना दिया जाता है, जिससे अंदर इसको निकल जाए और अंदर भी किसी ऑर्गन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लार ग्रंथि का कार्य, लार ग्रंथि में एक बहुत अच्छा एंजाइम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पाया जाता है, क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज। चाहे एमाइलेज लिखो और चाहे एमिलेज लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हिंदी में अपने को एमिलेज लिखा हुआ है कई जगह एमाइलेज लिखा हुआ, अर्थ यही है इसका। कार्य क्या है इसका? स्टार्च को जो हम पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, क्योंकि पादप जो होते हैं वो भोजन का जो स्टोरेज करते हैं, भोजन को संग्रहित जो करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक है। जो अपन भोजन का संग्रहण करते हैं कौन से रूप में करते हैं बताओ? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। तो स्टार्च क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। अब आगे दूसरा कार्य किसका? जीभ का। क्या कार्य होते हैं जीवा का? एक दो, भोजन को लार के साथ मिलाना। भोजन को किसके साथ मिलाना? मिक्सिंग ऑफ फूड। भोजन को लार के साथ मिक्स करने का कार्य कर रहा है। दूसरा इसका कार्य होता है टेस्ट का। किसका कार्य होता है? स्वाद का कार्य। स्वाद कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा स्वाद होता है आपके? एक तो स्वीट, मीठापन, सॉल्टी और बिटर, कड़वा। जीभ है, जो जीभ का जो अग्र भाग होता है वो स्वीट के लिए उत्तरदायी है, साल्ट के लिए जो उत्तरदायी है वो पार्श्व के 2 भाग जो है वो साल्ट के लिए है, और बिटर के लिए जो उत्तरदायी होता है, इसका पश्च हिस्सा जो होता है वो किसके लिए होता है? बिटर के लिए। शरीर पर, जीभ पर टेस्ट बड्स पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं, वो इस रस को ग्रहण करती है। रस को ग्रहण करने के पश्चात ये जीभ से जो तंत्रिकाएं हैं वो ब्रेन तक जाती है और अपने को स्वाद बताती है कि इसका ये स्वाद है। मुख में कोई दिक्कत नहीं है भोजन के साथ। भोजन को ले लिया, पीस लिया, लार के साथ मिला दिया, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया, जीभ से स्वाद ले लिया। अब जो भोजन बना है उसको भोजन तो कह नहीं सकते, उसको हम क्या नाम देते हैं फिर? अब मुख से जो आगे भोजन जाता है उसको कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है? बोलस। अब जो मुख के अंदर भोजन चलेगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलस, क्योंकि भोजन तो रहा नहीं है वो। इसोफेगस का क्या कार्य है? इसोफेगस का कोई कार्य नहीं है। इसोफेगस एक रास्ता है, फूड पाइप है, जो क्या करता है? मुख से भोजन को कहाँ तक पहुंचा रहा है? अमाशय तक पहुंचा रहा है। फिर भी यहां से क्वेश्चन बन के आता है, कैसे पहुंचा रहा है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, कर्माकुंचन गति द्वारा। अब नाम आपने बता दिया तो बता भी दो, कर्माकुंचन गति होती कौन सी है? कौन सी होती है कर्माकुंचन गति? बताओ। वो तो ठीक है, गति होती कैसी है? चल के दौड़ के जाते हैं, कर्माकुंचन गति होती है। देखो, हमने भोजन को क्या बना लिया है? सॉफ्ट बना लिया, मुंह के अंदर सॉफ्ट बना लिया, ठीक है। अब इसको नीचे जाने के लिए 2 प्रोसेस काम करते हैं। एक, ग्रेविटेशन तो काम कर ही रहा है, क्योंकि सॉफ्ट हो गया है भोजन, लसलसा हो गया है, तो वो अपना आप ही नीचे की तरफ ग्रेविटेशन उसको खींचेगा ही खींचेगा। दूसरा इसमें काम करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस या कर्माकुंचन गति क्या होती है? जैसे मान लो फूड पाइप है,
इस फूड पाइप में यहाँ भोजन आ गया, तो ये यहाँ से इसको प्रेशर लगाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्रेशर लगता है, प्रेशर लगते ही चिकना तो है ही, और अंदर अपने म्यूकस की लेयर है, श्लेष्मा की लेयर है, वो भी चिकना है। तो अपने चिकने बन के दाब लगने की वजह से वो भोजन क्या होता रहता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता रहता है। यहाँ तक पहुँच गया। अब ये यहाँ पे गति वापस खुल जाती है और ये गति यहाँ से शुरू होती है जहाँ भोजन। तो इस तरह से भोजन दाब के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसको कहते हैं अपन कर्माकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है, इसको कर्माकुंचन गति कहा जाता है। क्लियर? भोजन आ गया अपने पास अब स्टमक में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपके? कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाए। लिख रहे? हटा दूँ सारा या लिख रहे हो? अगर कुछ लिखना हो पॉइंट्स आपको तो लिख ले, नहीं तो आगे बढ़े। अब भोजन आ गया है आमाशय में, किसमें आ गया? स्टमक में। क्या होता है बताओ? स्टमक कहाँ पाया जाता है? पेट को स्टमक नहीं कहते हैं, आमाशय कहते हैं। पेट को क्या कहा जाता है? एब्डोमिनल कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? देखो हमारे जो ये ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से को दो भागों में हमने बांटा है, और दो भागों में बांटने वाला कौन है? डायाफ्राम। क्या है? मध्यपट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मध्यपट या फिर डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी। वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाला है जिसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। ठीक है, तो इसको हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। ये मध्यपट, तो ये तो हो गई आपके क्या? थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा, और ये हो गई आपके एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। ठीक है, तो जो स्टमक जो होता है वो अपने कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब इसमें भी कहाँ पाया जाता है? तो मान लेते हैं ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी के नीचे वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा को हम 9 भाग में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट दिए? 9 भागों में। ठीक है, तो ये बॉडी मिड लाइन का भाग हो गया, ये बॉडी मिड लाइन का राइट, लेफ्ट, और लेफ्ट में भी अपर पार्ट में यहां आपके जो यहां जो होता है वो आपके क्या पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। ठीक है, अगर अपने देखा जाए तो अपनी एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से यहां, ठीक है, मध्य पट के जस्ट नीचे और इस वाले साइड वाले हिस्से में पाया जाता है स्टमक। ठीक है, दूसरा, इसका पहला पॉइंट, ये मांसपेशियों से बना हुआ है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं है, मांसपेशियों से बना है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसकी जो आकृति है वो जे शेप है। ठीक है, जे शेप है, और मस्कुलर इसलिए है कि खाना आने के पर ये फैल जाता है। खाना आने पर ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी या धारिता कितनी होती है बताएगा कोई? धारिता यानी कि इसके अंदर कितनी आ सकती है कैपेसिटी? इसकी जो कैपेसिटी होती है 3 से 6 लीटर लगभग कैपेसिटी होती है। यानी कि आमाशय के अंदर 3 से 6 लीटर हम स्टोर, वेरी कर सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, किसी की 1.5-2 लीटर भी हो सकती है, किसी की 3 लीटर भी हो सकती है, किसी की 6 लीटर भी हो सकती है। क्यों चौधरी साहब? क्लियर? अब इसमें भोजन के अंदर और क्या अपने को, आमाशय के अंदर और इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? आमाशय के अंदर जे शेप का ऑर्गन है। ठीक है, डिटेल अपना पूरी करते नहीं है, जो मुख्य पॉइंट है वही ध्यान रखते हैं। यहां इसके अंतर्गत श्लेष्मा की एक लेयर पाई जाती है, किसकी? या म्यूकस लेयर इसको कहा जाता है।
श्लेष्मा की लेयर है, या इसको क्या कहा जाता है, म्यूकस लेयर कहा जाता है। श्लेष्मा या म्यूकस लेयर के क्यों पाई जाती है बताओ कारण? HCl से सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। अच्छा, अमाशय के अंदर HCl स्त्रावित होती है, उन सेल का क्या नाम है? जठर रस। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, अमाशय में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं का नाम लिखिए, या उस कोशिका का नाम लिखिए जिसके द्वारा क्या होता है, HCl स्त्रावित होता है, सीक्रेट होता है। तो कौन सी सेल होगी बताओ? तो HCl का स्त्रावण करने वाली जो सेल्स होती है उसको कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिका। ये कोशिका क्या करती है, अमाशय में किसका, HCl का स्त्रावण करती है। ठीक है, अच्छा हमें ज़रूरत ही क्या है HCl की बताओ? जैसे ही यहाँ पे HCl स्त्रावित होता है, भोजन जो होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अमाशय का इसलिए बता रहा हूँ, अमाशय इस बार पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से अमाशय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो एसिडिक हो जाता है भोजन। भोजन एसिडिक ही क्यों हो जाता है बताइए? भोजन एसिडिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्हीं की सेल से एक एंजाइम स्त्रित होता है जिसको क्या कहते हैं, पेप्सिन। क्या कहा जाता है, पेप्सिन। क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति में ये किस में चेंज हो जाता है, ये किस में चेंज होता है, पेप्सिनोजन में। किस में चेंज होता है, पेप्सिनो। देखो पेप्सिन जो होता है वो एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, एक तरह का क्या है, एंजाइम। बाकी अभी जो ये है वो सक्रिय नहीं है, इसलिए इसको सक्रिय करने के लिए हमें चाहिए होता है पेप्सिनोजन। उसके लिए माध्यम चाहिए होता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम में चेंज हो गया, अम्लीय माध्यम में चेंज हुआ तो ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन के छोटे टुकड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेप्टोन्स आपस में मिलकर, बहुत ज़्यादा यानी कि हजार से ऊपर अगर पेप्टोन, एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है, 1000 किसी भी श्रृंखला में 1000 पेप्टोन उपस्थित है और उसका द्रव्यमान 10,000 U से ज़्यादा है। कितने, अगर किसी भी श्रृंखला में 1000 पेप्टोन्स उपस्थित है और उसका द्रव्यमान क्या ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10,000 U से ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं श्रृंखला को प्रोटीन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो हम खा रहे हैं उसको इसने पेप्सिनोजन ने क्या किया, किस में तोड़ दिया, पेप्टोन्स में तोड़ दिया। क्लियर? क्या बच्चों के अंदर भी पेप्सिन पाया जाता है, बेबीज के अंदर है? नहीं पाया जाता। उनके अंदर कौन सा पाया जाता है फिर, उनके अंदर पेप्सिन के स्थान पर पाया जाता है रेनिन। क्या पाया जाता है, रेनिन। रेनिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो 6 महीने के बच्चे होते हैं वो बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करते, वो माँ के दूध पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते, माँ के दूध पर ही होते हैं। और माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, रेनिन, कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन। वो क्या करता है, कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज कर देता है, कैसीन को पैरा कैसीन में। बच्चों को कई बार उल्टियाँ होती है दूध पीते ही, वो किस कारणवश होती है, इसी रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है, कई बार वो प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पाता है तो उनको क्या हो जाती है, उल्टी। क्या, रेनिन। बच्चों में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो है रेनिन, और जबकि नॉर्मल मनुष्य में पाया जाता है वो कौन सा है, पेप्सिन। क्लियर? अब हो गया भोजन का पाचन, भोजन हो गया अम्लीय। हमने जो ग्रहण किया था भोजन उसको हमने पहले चेंज किया था किसमें, बोलस, लसलसा हो गया था बोलस। अब ये यहाँ पे बोलस आया, बोलस को फिर हमने एसिडिक कर दिया। एसिडिक करने के पश्चात उसमें हमने प्रोटीन को तोड़ दिया और बाकी कुछ भी इसमें साथ जो भी मिला। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जो आगे की ओर जाता है वो किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है उसका नाम फिर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। भोजन का नाम हो गया अब काइम। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मुख्यतः सारे कार्य होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन
एक बेलनाकार अंग है जो कि बहुत ज़्यादा कुंडलित हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, कुंडलित हुआ। क्षुद्रांत्र इसकी आकार, इसकी जो मोटाई है वो तो छोटी होती है पर इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। मोटाई छोटी होने के कारण इसको हम छोटी आंत कहते हैं, जबकि बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो कम होती है, परंतु इसका जो अपने क्या कहते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है या इसकी परिधि जो होती है वो ज़्यादा होती है बड़ी आंत की, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। परिधि के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। लंबाई के आधार पर देखा जाए तो छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। यहाँ पर सबसे पहले काम लीवर। यकृत, यकृत क्या कार्य करता है बताओ? यकृत, दो क्वेश्चन आते हैं, बाइल का या पित्रस का निर्माण कौन करता है? यकृत, ठीक है। स्त्रवण कौन करता है? पित्ताशय, ध्यान रखना, क्लियर। बाइल का फॉर्मेशन करता है लीवर और बाइल का सिक्रेशन करता है गोल ब्लैडर, ठीक है। यकृत जैसे ही अपना पित्रस बनाता है, वो पित्रस या बाइल कहाँ आके स्टोर होता रहता है? गोल ब्लैडर में। कहाँ आके स्टोर होता रहता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। और गोल ब्लैडर में स्टोर होने के पश्चात जब हमें आवश्यकता होती है तो गोल ब्लैडर उस भोजन, उस पित्रस को कहाँ देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देता है। पित्रस जो होता है वो येलो कलर का एक द्रव है, ठीक है। इसका माध्यम जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका माध्यम कैसा होता है? क्षारीय, बेसिक इन नेचर होता है, क्लियर। बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जैसे ही भोजन के अंदर क्षारीय प्रकृति का आता है, यहाँ पर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया था क्या? पैनक्रियाज। क्या नाम दिया था? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम, कौन कौन से? लाइपेज, कौन से? लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे एंजाइम इसके साथ में सिक्रेट होते हैं, जो कि भोजन में शेष बचे हुए जो अपचित भोजन है उसका क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पाचन, ठीक है। माल्टोज क्या करता है? माल्टेज क्या करता है? माल्टोज का पाचन कर देता है। ट्रिप्सिन जो बचा हुआ अपने पेप्टॉन्स है उनका पाचन करके अमीनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को चेंज कर देता है, वसा को तोड़ देता है। ये सारे चेंज होने के पश्चात इसके अंदर एक और अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन के एक छोटे से भाग में उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको हम फिम्बरी या फिर सूक्ष्मांकुर नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? सूक्ष्मांकुर। उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जो कि भोजन में जितना भी भोजन का पाचन हुआ है, जो भी हमें आवश्यक है उन सब का क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। सबसे पहले पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन, क्लियर, ठीक है। फिर यहां से भोजन सिक्रेट होने के पश्चात इसमें सारा अवशोषण हो गया। अब जो बचा है वो हमें आवश्यक नहीं है, फिर भी लिक्विड फॉर्म में है। फिर भी कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जब ये लिक्विड फॉर्म से आगे जाकर बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत का जो कार्य होता है, जो एक्स्ट्रा जल जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो जल है उन सबको क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। एक्स्ट्रा जल को जैसे अवशोषित करता है, जो ये सॉलिड आकार में चेंज हो जाता है। तो अब जो भोजन है वो किस में आकार में चेंज हो गया? सॉलिड आकार में चेंज होकर लास्ट जो भाग आता है मलाशय, मलाशय में जाके स्टोर होता रहता है। जिसका पाचन हो गया वो मलाशय में जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर उसको गुदा द्वार के द्वारा हम क्या कर देते हैं? बाह्य वातावरण में त्याग देते हैं, ठीक है। ये था इसका सारा प्रोसेस, क्लियर। कोई डाउट? एक क्विक रिव्यू फटाफट कर लेते हैं जिससे आपको ध्यान में आ जाए सारे, ठीक है। मुख में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। कार्य क्या होता है इसका? स्टार्च को माल्टोज में चेंज होना। मुख से भोजन अमाशय में किस गतियों द्वारा या किस मूवमेंट के द्वारा? कर्मागुंचन गति द्वारा। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, अम्ल का नाम कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। अच्छा, अमाशय के आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा की परत क्यों पाई जाती है? HCl से सुरक्षा करने के लिए पाई जाती है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन पाया जाता है।
पितरस का स्त्रावण कहां से होता है? पिताशय से। स्त्रावण होता है, सिक्रेशन होता है पिताशय से, जबकि बनाता कौन है इसको? यकृत। क्लियर? जल का अधिकांशतः अवशोषण कहां होता है? वृद्धांत्र में। जल का अवशोषण वृद्धांत्र में, भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र में। किसके द्वारा होता है? फिम्बरी या सूक्ष्मांकुर द्वारा। फिम्बरी क्या होते हैं? एक उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। अच्छा, छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध क्यों पाए जाते हैं? वो सीधे भी पाए जा सकते थे क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? देख लो बोली, अगर यहाँ पे छोटी आंत इस तरह प्रकार की होती है, छोटी आंत है, और यहाँ से एक अवशोषण हो रहा है, इस भित्ति के द्वारा अवशोषण हो रहा है, और एक यहाँ पे छोटी आंत इस प्रकार की है, ठीक है, तो इतने से एरिया में अब अवशोषण करने वाली जगह बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसके अंदर से ब्लड वेसल्स निकलती रहती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल क्या करती है? यहां से भोजन को लेके जाती है। अच्छा, भोजन का क्या कहते हैं आपको? कहां जाके संरक्षित होता है भोजन का? स्टोरेज कहां करते हैं हम? भोजन का स्टोरेज, अपशिष्ट का स्टोरेज नहीं, भोजन का स्टोरेज अमाशय में। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संरक्षण कहां किया जाता है? दो हिस्सों में होता है, दो भागों में। सबसे पहले होता है लीवर। किसमें? लीवर यानी यकृत में। अगर लीवर फुल हो जाता है तो मांसपेशियों में, ठीक है। लीवर अगर फुल हो जाता है किसमें? मांसपेशियों में, ठीक है, दूसरे में कहीं नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था दिमाग में, किसके रूप में होता है स्टोरेज? किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ध्यान रखना। मनुष्य में, प्राणियों में भोजन का स्टोरेज या संरक्षण जो होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ये इसके अंदर से निकलने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्लियर? प्राणियों में भोजन का संरक्षण या संचय, संचय लिख दो, संचय ज्यादा सही रहेगा, संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में स्टार्च के रूप में।